हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो अभी हम लोग कवर करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स ऑफ 11 जनवरी 2025। वी आर गोइंग टू कवर 3 टॉपिक्स टुडे। पहला हम कवर करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ऑनर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स फ्रॉम सदर्न इंडिया। जो ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं साउथ इंडिया के स्टेट्स के, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनर करने वाली हैं और ये आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रीलिम्स के लिए हाईली हाईली इंपॉर्टेंट है हमेशा ही। सेकंड, बिहाइंड एलए फायर्स, लॉस एंजलिस अमेरिका में जो आग जल रही है उस आग के पीछे की कहानी क्या है। हीट, नो रेन एंड सैंटा आना। हीट तो समझ रहे हो, गर्मी, बारिश नहीं होना। सैंटा आना क्या है? विंड है। तो इस पे हम लोगों ने पहले भी कवर किया हुआ है कुछ दिन पहले, और डीसीए में प्री सिक्योर में भी कवर किया हुआ है, बट ये वापस इसको कवर कर रहे हैं कि जो लोग नहीं देख पाए ये वो लोग भी अच्छे से इसके बारे में समझ जाओ। तो ये आएगा, ज्योग्राफी में आ जाएगा। थर्ड, लोकल पावर, सेल्फ गवर्नमेंट जो है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज, उसके बारे में थोड़ा करंट रेलेवेंस के हिसाब से हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। दीज 3 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर। तो पहला हम बात कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने इन्वाइट किया सदर्न स्टेट्स का जो भी ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट है उसको अपने यहाँ इनविटेशन मिला हुआ है और वो लोग वहां पे जाने वाले हैं रिपब्लिक डे। और रिपब्लिक डे जो है इस साल हम 75 एनिवर्सरी रिपब्लिक डे का मनाने वाले हैं। तो इनको यहाँ पे जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं उनको एक तरह से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है। आर्ट एंड क्राफ्ट्स कौन कौन से हैं साउथ इंडिया वाले जिनको ये रिकॉग्निशन मिलने वाला है या फिर ऐसा प्रेस्टीज मिलने वाला है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ऑनर मिलने वाला है तो इसमें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जो भी सदर्न स्टेट है सबसे कुछ ना कुछ लेने की कोशिश की गई है। क्राफ्ट्स में कांचीपुरम है, कांचीपुरम सिल्क साड़ी होता है। उसके अलावा क्या है? पोचमपल्ली इकाट है, पोचमपल्ली इकाट के अलावा इटी कोप्पका टॉयज है, कलमकारी पेंटिंग्स है, और निमालू कुंटा आर्टिजन्स ने बनाया है उनको। फ्रिज मैग्नेट है, फ्रिज मैग्नेट जिसको बोलते हैं मैसूर गंजीफा आर्ट। तो ये सब कुछ हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। ये 5-6 जो भी आइटम्स आप देख रहे हो इसको एक एक करके हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये सारे आइटम्स की एक खास बात है, सारे आइटम्स को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। किसी खास रीजन में ये बनते हैं, उस रीजन के बाहर नहीं बनते। किसी खास रीजन में ये बनते हैं और बहुत यूनिक क्वालिटी के होते हैं। तो उस खास रीजन को, उस खास ज्योग्राफी को, उस कम्युनिटी को वो टैग मिलता है कलेक्टिवली। एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। ये खाने वाली चीजों को भी मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल आसाम में काजी नींबू की बात कर लें, है ना, और भी बहुत सारी चीजें जो है, जोहा राइस की बात कर ले, जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का स्कीम है उसके तहत ये सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखना है। पोचमपल्ली इकाट के बारे में आता है। पोचमपल्ली इकाट क्या है? पोचमपल्ली इज 50 किलोमीटर फ्रॉम हैदराबाद। ये टाउन जो है तेलंगाना में पड़ता है। इसको सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं फॉर द एक्सप्लिसिट साड़ीज दैट आर वुवन थ्रू अ यूनिक स्टाइल कॉल्ड इकाट, है ना। इसको यूनिक स्टाइल में बनाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? इकाट। पोचमपल्ली इकाट रिसीव्ड अ जीआई टैग कब मिला? 2004। इकाट क्या है? मलेशियन इंडोनेशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है टाई एंड डाई, टाई करके डाई कर दो। एंशिएंट रेफरेंस भी इकाट का मिलता है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में मिलता है, अजंता केव्स के मूरल्स पे भी मिलता है। दीज रेफरेंसेस मेंशन विचित्र पटोलका एसोसिएटेड विद द डबल इकाट। ठीक है, तो ये साड़ी है, साड़ी को जो है सिल्क की साड़ी है, और ये पोचमपल्ली इकाट वही है, और ये नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में बनाया जाता है। वहां पे इसको क्या मिला है? जीआई टैग। बहुत सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये प्रोडक्ट के बारे में समझना है। साथ में पिक्चर भी है सो दैट कि आप प्रोडक्ट को और बेटर समझ पाओ। दूसरा, पोचमपल्ली इकाट के फीचर्स क्या है? इस पे ज्योमेट्रिक डिजाइंस है ना, ज्योमेट्रिकली डिजाइन, स्क्वायर वगैरह सारी चीजें बनाई जाती हैं। मल्टीपल कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर इसमें यूज किए जाते हैं, बहुत सारा कलर डाइंग में भी यूज किया जाता है, वर्सेटाइल होता है।
तो ये सारा चीज हमें यहाँ पे समझना है। पोचमपल्ली इज ऑल्सो नोन एज भूदान पोचमपल्ली टू कॉमेमोरेट द भूदान मूवमेंट। पोचमपल्ली जो है उसको भूदान पोचमपल्ली भी बोलते हैं। भूदान मूवमेंट श्री विनोबा भावे ने चलाया था कि भूदान, जो गरीब लोग हैं उनको जमींदार लोग भूदान करें, ग्राम दान करें, तो उसके लिए पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड पे आते हैं एटी कोप्पका टॉयज। तो ये देखो टॉयज जो है इसी को बोलते हैं एटी कोप्पका टॉयज। दीज आर ट्रेडिशनल टॉयज बाय आर्टिजन्स ऑफ एटी कोप्पका विलेज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ वराहा रिवर इन विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। द डिटेल इज इंपॉर्टेंट, यही प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। लकड़ियों से बने हुए ये प्रोडक्ट हैं, लकड़ियों से बने हुए ये टॉयज हैं। नेचुरल कलर में इनको डाई किया जाता है, जो नेचुरल कलर सीड से, बार्क से, रूट से निकाला जाता है। द आर्टिजन्स मेनली यूज द वुड फ्रॉम ट्रीज नोन एज अंकुड़ू। अंकुड़ू करके एक ट्री है, विरीघाटा टिंक्टोरिया करके, जो बहुत सॉफ्ट नेचर का होता है ना, जिसको आराम से कार्व करके चीजें बनाई जा सके, उस ट्री का यूज होता है। दिस टॉयज हैव नो शार्प एजेस, क्योंकि टॉयज से कौन खेलेगा, बच्चे खेलेंगे। अगर शार्प एज होगा, हाथ कटना, कुछ और कटने के चांसेस बढ़ेंगे, तो इसलिए शार्प एज नहीं होता। हर साइड से टॉयज क्या होता है, राउंड होता है। इसको 2017 में जीआई टैग मिला था। एटी कोप्पका टॉयज में जो डाइज वगैरह यूज होती हैं, है ना, एक लाख करके जो पौधा होता है उसमें जो भी नेचुरल डाई निकलता है उसको यूज कर लिया जाता है। कलरलेस रेजिनियस सिक्रेशन ऑफ न्यूमरस इंसेक्ट यहां से आता है। वेजिटेबल डाई यहां पे यूज हो जाती है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड। बस कलमकारी क्या है, पेंटिंग है। कलमकारी पेंटिंग किया जाता है, साड़ियों पे भी कलमकारी पेंटिंग होता है। कलम से किया जाता है। इट इज हाईली पॉपुलर फ्रॉम ए हैंड पेंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन का टेक्सटाइल है, साड़ियां भी बनती हैं। एंड पेंटिंग्स practiced in Andhra Pradesh. Kalamkari came up as a textile tradition during the reign of Qutub Shahi's at Golconda. ये information भी important है। The word kalam means pen and kari means craftsmanship. कारी, कलाकारी, है ना, कला और कारी, वैसे कलम और कारी। These are two distinct style of kalamkari. श्री कलस्ती और दूसरा क्या है आपका पेदन्ना स्टाइल। पेदन्ना मतलब ब्लॉक पेंटेड, श्री कलस्ती मतलब हैंड पेंटेड। हैंड से भी पेंटिंग की जाती है और ब्लॉक से भी पेंटिंग की जाती है। पेदन्ना स्टाइल को जीआई टैग मिल चुका है 2013 में भी। ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश का, उसके अंदर आता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यूपीएससी या एपीएससी एक टेबल दे सकता है और टेबल में मैच करने के लिए दे सकता है जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में। कांचीपुरम सिल्क तमिलनाडु का है। कांचीपुरम या कांजीवरम बोलते हैं इसको। क्वीन ऑफ सिल्क साड़ीज, चोला डायनेस्टी के टाइम से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया एंड स्पेशली अराउंड कांचीपुरम हैज हिस्टोरिकली सर्व्ड एज अ मूड बोर्ड फॉर डिजाइन इंस्पिरेशन ऑफ ट्रेडिशनल कांजीवरम मोटिव्स, है ना। जो भी टेम्पल डिजाइन है और टेम्पल में जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होते हैं कि इस साड़ियों में क्या डिजाइन्स और क्या पैटर्न्स यूज किया जाएगा। माइथोलॉजिकल क्रिएचर, फॉर एग्जांपल यली, यली मतलब एलिफेंट लायन फ्यूजन। गांडा बेरुंडा मतलब टू हेडेड मैजेस्टिक माइथोलॉजिकल बर्ड। ये सारी चीजें ये साड़ियों पे बन जाता है। ठीक है। एंड द यूबिक्विटस टेम्पल बॉर्डर कॉल्ड रेकू, इसको भी जीआई टैग 2005-6 में मिल गया था। तो आपको क्या याद रखना है, साड़ी कहां से है, चोला डायनेस्टी से साथ इसका लिंकेज है। और क्या याद रखना है, इसमें माइथिकल क्रिएचर्स जो है बनते हैं, जो कि मंदिर वगैरह से इनका लेना देना होता है। फिर बात करते हैं मंसूर गंजीफा आर्ट का। गंजीफा आर्ट क्या है, हैंड पेंटेड आर्ट वर्क ऑन इंडियन प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स पर हैंड पेंटेड आर्ट था, है ना। अब कार्ड खेलने वाले लोग कम बचे हैं, तो फ्रिज में एज ए मैग्नेट जैसा बना के पीछे से चिपका देने वाला। आप अपने फ्रिज में भी कई बार राइनो जब जाते हो काजीरंगा वगैरह में तो मिलता है, मैग्नेट लाके चिपका दो। ठीक है, तो वैसी चीजें इसका भी बनता है गंजीफा आर्ट। मैसूर गंजीफा इज ए डिस्टिंक्टिव एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ गंजीफा आर्ट दैट ओरिजिनेटेड एंड फ्लरिश्ड इन द सिटी ऑफ मैसूर। ठीक है, दिस गेम इज बिलीव्ड टू हैव बीन ब्रॉट टू इंडिया एंड पॉपुलराइज्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मैसूर रॉयल फैमिली ने इसको बहुत ज्यादा पैटर्नाइज किया, ऐसा इमेज वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, गंजीफा आर्ट में कार्ड्स पे और फिर या तो फ्रिज पे चिपकाने वाली चीजों पे।
बाकी ये आपको पता है जीआई टैग क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर क्या होता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट दैट हैव अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन एंड possess qualities or a reputation that are due to that origin। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर किस इंडिकेट करता है कि कोई प्रोडक्ट जो है ना, चाहे इसमें हम लोग ने साड़ियां देखी, खिलौने देखे, या फिर कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट देखा, या फिर रसगुल्ला ही क्यों ना हो, ये सारी चीजें किसी रीजन से प्रोड्यूस हो रही है, उस रीजन के उस प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर दिया जाता है, जिसको वो सोसाइटी कलेक्टिवली ओन करता है, किसी कोई वन पर्सन ओन नहीं करता है। एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का रिकॉग्निशन है, जिसको पेरिस कन्वेंशन प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और बात करें हम तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इंडिया जिसको जीआई टैग मिला था वो क्या है, दार्जिलिंग टी है 2004-5 में। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, बिहाइंड एलए फायर्स। लॉस एंजलिस में घर जलने लगे, है ना, जो वाइल्ड फायर था, जंगल की आग थी, वो धीरे धीरे सिटीज एरियाज में भी पहुंचने लगी है। और फायर लगने की क्या वजह है, हीट, गर्मी, नो रेन, सैंटा आना। तो नो रेन समझते ही हो आप, नो रेन इज नो रेन, हीट समझते ही हो, जो नहीं समझते वो क्या है, विंड। और जब विंड जो हो, जो ड्राई हो और गर्म विंड हो, वो ऐसे फायर में फ्यूल का काम करती है, फायर को एक्सेलरेट कराती है, फायर को स्प्रेड कराती है। वही देखने के लिए मिल रहा है लॉस एंजलिस में। व्हाट आर वाइल्ड फायर? वाइल्ड फायर समझ के पुष्पा याद मत कर लेना। वाइल्ड फायर ऑल्सो नोन एज फॉरेस्ट फायर, बुश फायर और वाइल्ड लैंड फायर आर अनकंट्रोल्ड फायर दैट बर्न इन एरियाज ऑफ कंबस्टिबल वेजिटेशन। वैसा वेजिटेशन जो जलने लायक हो, तो वहां पे वाइल्ड फायर लगता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अब जो रेन फॉरेस्ट है, जहां हमेशा बारिश होती रहती है, या बारिश हमेशा नहीं हो तो भी लगातार होती रहेगी, वहां पे मिट्टी जो होगा मॉइस्ट होगा, वहां पत्ते जो होंगे वो सूखे हुए नहीं होंगे, वहां पे वाइल्ड फायर लगने के चांसेस कम होते हैं। बट वैसे जंगल, डेसिजुअस फॉरेस्ट, जहां पे शेड्स जो है ट्रीज के वो एक साथ गिर जाते हैं, पत्ते जो है एक साथ शेड हो जाते हैं, और सूखे पत्ते होते हैं, है ना, जहां पे ड्राइनेस होता है, मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, और वहां पे विंड ब्लो होती है जो कि हॉट विंड होती है, तो ऐसे में वाइल्ड फायर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फ्यूल चाहिए, फ्यूल किससे मिलेगा, लकड़ी से, पत्तों से, तो जंगल में मिल जाता है, ग्रास से, ड्राई ग्रास से। इग्निशन सोर्स चाहिए, इग्निशन सोर्स कोई सिगरेट फेंक दिया, ह्यूमन भी हो सकता है ना, बिजली कड़की, बिजली भी हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज, ह्यूमन सोर्सेज दोनों है। वेदर कंडीशन क्या चाहिए, हॉट, गर्म, ड्राई चाहिए, ड्राई वेदर कंडीशन चाहिए, विंडी कंडीशन चाहिए, विंड होगा तो आग फैलाएगा। देखो ये रहा सिटी, पीछे उठ रहा है धुआं हो रखा है पूरा लॉस एंजलिस। कॉजेज ऑफ एलए फायर, अब इसमें मेन काम आता है आपका सैंटा एना विंड्स का। सैंटा एना पावरफुल ड्राई विंड्स दैट कैन रीच स्पीड अप टू 112 किलोमीटर पर आवर, 112 अप टू है, significantly contributing to the spread of wildfire but drying out vegetation and carrying embrace across large distance, है ना। ऐसा ड्राई एयर है जो वेजिटेशन, जो पत्ते गिरे हुए हैं सूखे, उनको और सुखा देता है। क्लाइमेट चेंज तो एग्रेवेट कर ही रहा है सारी प्रॉब्लम, इसके बारे में तो कितना ही बात करें कम है। लैक ऑफ रेन, हॉटेस्ट समर कैलिफोर्निया में ऑब्जर्व किया गया लास्ट जून जुलाई में, जहां बारिश कम हुई। सैंटा आना विंड्स, हाई प्रेशर कूल विंड बिल्ट ओवर ग्रेट बेसिन। सैंटा आना विंड्स हाई प्रेशर कूल विंड नहीं है, अभी बिल्ड हो रहा है, कूल विंड यहां बिल्ड हो रहा है ग्रेट बेसिन में, रॉकी माउंटेन्स में। फिर वो विंड मूव्स डाउन टुवर्ड पैसिफिक ओशियन, फिर ये विंड कहां मूव हो रहा है, पैसिफिक ओशियन। अब जब नीचे आ रहा है तो नीचे आने से एयर क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है, मॉलिक्यूल्स एयर के पास आ रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स हीट अप हो जा रहा है, तो ड्राई लो प्रेशर विंड बन जा रहा है, ह्यूमिडिटी जिसका लेस देन 10% है। दिस इज सैंटा आना विंड्स। तो गर्म विंड है, ड्राई विंड है, जिससे कि हीट जो है इंटेंसिफाई हो रहा है, और अक्टूबर से जनवरी के बीच ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो आप दिसंबर जनवरी में देख ही रहे हो कि क्या हाल है एलए का। थर्ड टॉपिक जो है हमारा, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। तमिलनाडु ने बोला है कि देखो अभी जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस, उनके पंचायत है, उनके इलेक्शन टाल दिए हैं कुछ दिनों के लिए, कि हाँ कुछ दिनों बाद वहां पे इलेक्शन होगा, क्योंकि हम जो वार्ड्स हैं पंचायत के, उनको एक बार वापस से रीऑर्गेनाइज कर लें। कुछ पार्ट्स जो हैं जो बहुत सिटीज के क्लोज आ गए हैं, सिटीज का आउटग्रोथ होता रहता है, उसको सिटीज में डाल दें, म्युनिसिपैलिटीज में डाल दें, रादर देन की पंचायत में डालें। इस बेसिस पे इन लोगों ने, डीलिमिटेशन के बेसिस पे इन लोगों ने 6 मंथ्स के लिए थोड़ा
पोस्टपोन कर दिया है इलेक्शन को। तमिलनाडु हैज पोस्टपोन्ड इलेक्शन फॉर रूरल लोकल बॉडीज एंड अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर फॉर 6 months, citing ongoing reorganization and delimitation of wards. The government aims to merge some village panchayat with urban local bodies due to urbanization near cities like Chennai and Coimbatore. चेन्नई एंड कोयम्बटूर के आसपास बहुत सारा अर्बनाइजेशन है, उनको मर्ज कर देना है विलेज वाली चीजों को सिटी के साथ, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है। बट सुप्रीम कोर्ट का क्या डायरेक्शन है? सुप्रीम कोर्ट इन सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी ruled that delimitation cannot be used as an excuse to delay local body election. delimitation मतलब ये एक वार्ड है, ये एक वार्ड है, ये एक वार्ड है, वार्ड का एरिया चेंज करना है ना, उसको क्या बोलते हैं? delimitation. फॉर एग्जांपल एक एरिया से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उस एरिया को चेंज करना, टेरिटरी को चेंज करना, वो क्या है? delimitation. एक एरिया से एक एमएलए होता है, उस एरिया को चेंज करना क्या है? delimitation. है ना। वैसे ही पंचायत लेवल पे भी वार्ड्स को चेंज करना क्या है? डीलिमिटेशन। तो डीलिमिटेशन कोई ग्राउंड नहीं है जिसके बेसिस पे इलेक्शन को डिले किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, उसके बाद भी ये काम हो रहा है। लोकल बॉडी का क्या इंपॉर्टेंस है? लोकल बॉडी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है ग्राउंड लेवल पे, बेसिक एजुकेशन में, है ना, ग्राउंड लेवल एलिमेंट्री एजुकेशन में, एलिमेंट्री हेल्थ में, बेसिक लोगों का लाइफ अच्छा रखने के लिए एट द एलिमेंट्री लेवल सर्विस डिलीवरी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पंचायत भी आता है, म्यूनिसिपैलिटीज भी आता है। पंचायत रूरल एरियाज, म्यूनिसिपैलिटीज अर्बन एरियाज। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर वेस्ट मैनेजमेंट करना है गुवाहाटी में, सिटी में, तो वेस्ट मैनेजमेंट कौन करते हैं? अर्बन बॉडीज करते हैं, लोकल बॉडीज करते हैं। तो लोकल बॉडीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। उसके अलावा अगर नालियां वालियां साफ करनी है तो भी वही लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पे पार्क है, पार्क और या अर्बन फॉरेस्ट, वो भी वो लोग मैनेज कर रहे होते हैं। सेम फॉर लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट के पास भी 29 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे वो लोग काम करते हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट या पंचायत जो है, डायरेक्टली आर्टिकल 40 में था कि पंचायत जो है या रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करना है। बाद में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और पंचायत को क्या मिल गया? और ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्निशन मिल गया, पहले से ज्यादा एम्पावर्ड हो गया पंचायत, मैंडेटरी हो गया पंचायत के इलेक्शंस कराना। फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हो गया? म्यूनिसिपैलिटीज के लिए मैंडेटरी हो गया। अब बात ये आ रही है 73rd अमेंडमेंट एक्ट करके पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें आर्टिकल 243 से 243O तक ऐड कर दिया गया और साथ में 11th शेड्यूल भी ऐड कर दिया गया। 11th शेड्यूल में क्या है? पंचायत को क्या क्या सब्जेक्ट दिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल प्राइमरी एजुकेशन वगैरह, वो 29 फंक्शनल आइटम कहां डाल दिए गए? 11th शेड्यूल में डाल दिए गए। और मोस्ट ऑफ द स्टेट के लिए 3 टायर स्ट्रक्चर बना दिया गया। 3 टायर स्ट्रक्चर मतलब जिला परिषद होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत समिति होगा ब्लॉक लेवल पे, और ग्राम पंचायत होगा या विलेज पंचायत होगा विलेज लेवल पे। विलेज लेवल पे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ये सारी चीजें होती हैं, है ना। 3 लेवल स्ट्रक्चर, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ा यूनिट है ना, तो डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे विलेज हैं, ठीक। तो आसपास के 3-4 विलेज ऐसा कुछ मिला के एक पंचायत हो गया। फिर वो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स में बटा होता है, वो ऐसे 10-15 ग्राम पंचायत मिलके एक ब्लॉक बन जाते हैं और ऐसे 10-15 ब्लॉक मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे 3 लेवल पे रूरल लोकल बॉडी का मॉनिटरिंग होता रहता है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या है? अलग अलग तरह से, छोटा अर्बन लोकल गवर्नमेंट नगर पंचायत हो जाता है, थोड़ा और बड़ा म्युनिसिपैलिटीज हो जाता है, और बड़ा फॉर एग्जांपल गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन जाता है, ठीक है। ये है अर्बन लोकल बॉडी, जिसका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। 12th शेड्यूल में उसके 18 सब्जेक्ट्स ऐड किए गए, 18 आइटम्स, है ना, जिसमें अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट एक है इंपॉर्टेंट। 9 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9A में आर्टिकल 243P से 243ZG तक ऐड किया गया, ठीक। तो आई होप आपको आज का आर्टिकल समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।